हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई आज हम इंटीग्रेशन का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जो हम आपको रिवीजन स्टार्ट कराएंगे, सबसे पहले उसमें हम आपको कैलकुलस स्टार्ट कराएंगे। मानता हूं कि थोड़ा देरी हो गई रिवीजन को स्टार्ट करने में, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इंटीग्रेशन का रिवीजन। तो यहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इस रिवीजन सीरीज का लाभ उठाइए। बाकी की बातें बाद में बीच में करते रहेंगे, अभी हाल फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भी स्टार्ट कराने जा रहा हूं मैं आपको इंटीग्रेशन। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है। बेसिकली 3 चैप्टर हैं हमारे ये इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो मैं एक बार लिख दूं फटाफट फटाफट। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 7 आपका सिंपली इंटीग्रल्स या आप इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और ये हुआ आपका 9th चैप्टर विच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 3 चैप्टर मिला के बनाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और आपके एग्जाम में 18 मार्क इनका वेटेज रहेगा। मतलब 40 मार्क के पेपर में 18 मार्क का वेटेज तो ये 3 चैप्टर सिक्योर करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि अबाउट 50% वेटेज यही लेके जाएंगे भी पेपर में आपके। फिर 40 मार्क के पेपर में 18 मार्क का तो यही हो गया। तो मतलब अगर ये आप लोगों का कमजोर है, इस पे आपका कमांड नहीं है, तो आप खुद समझ लो कि कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है आपके साथ एग्जाम में। तो करेंगे भाई, टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कराएंगे और कवर करते हैं सारे टॉपिक्स को। तो भाई स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल से। तो देखो जो सीबीएसई सैंपल पेपर में इसका स्कीम दिया हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से ये 9 मार्क का दिया हुआ है, ये 4 मार्क का दिया हुआ है और ये आपको 5 मार्क का दिया हुआ है। ऊपर नीचे हो सकता है वेटेज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये चैप्टर आपको 4 मार्क का ही मिलेगा बोर्ड में। बट 7th और 9th में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो 8 मार्क का मिले, ये 6 मार्क का मिल जाए। मतलब इस तरीके से हो सकता है, बट ये सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से मैंने आपको वेटेज लिख दी है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स। देखिए भी मेरी कोशिश क्या रहेगी, बेसिक से सिखाएंगे, प्रो लेवल तक सिखाएंगे, लेकिन समय भी हमें कम खर्चना है और जल्दी इस रिवीजन को कवर भी करना है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जो जो मैं आपको कराता जाऊंगा साथ साथ कवर करते रहिए, तो आपका बढ़िया से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए भाई 2 तरह का इंटीग्रेशन है आप लोगों के सिलेबस में। एक हमें इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने हैं और एक हमें डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने हैं। क्या होता है, क्यों होता है, बात की बात है। अभी हाल फिलहाल हम इनडेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, फटाफट फटाफट 2-4 मिनट लेंगे आपके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए भाई कुछ बातें बता दे छोटी छोटी फटाफट फटाफट से। मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो तरीका क्या है, मैं कुछ स्टेप्स लिख दूं आप लोगों को। जैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से एफ का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कोई भी फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना रहेगा तो पहले मैं लिखूंगा लेट आई। ये इंटीग्रेशन का साइन बनाना है, आपने सभी लोगों को पता है, फेमस साइन है, इस तरीके से बनाना है। अब ये बातें करने का समय नहीं है कि क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बट अभी हाल फिलहाल समझो कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले आपने लिख लेट आई, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन बनाना है और यहां लिखना है एफ एक्स डी एक्स। जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स, dx यहाँ पे क्या बताता है, dx ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। अगर x का रेस्पेक्ट है तो यहाँ पे dx लिखा जाएगा, y का रेस्पेक्ट है तो यहाँ पे dy लिखा जाएगा। वो बाद में पता लगता रहेगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो मुझे इस फंक्शन का सपोज इंटीग्रेशन करना है। मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन gx होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन gx होता है, तो आप एफ का इंटीग्रेशन कर देंगे gx। तो जैसे ही आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन और dx यहां से हट जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है c। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बात की बात है, सब देखेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सबसे पहले लिखना लेट आई एफ एक्स dx, और जैसे आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का साइन और ये dx हट जाएगा, साथ में कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। ये कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट है आपके लिए,
कि आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद ऑलवेज डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये चीज क्या है, ये लाइन क्या है, मोस्ट प्रॉब्लम आज की क्लास में तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे। बहुत कमाल की चीज है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको बहुत बढ़िया से क्लियर करेंगे। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई, ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है मेरे पास, उनके इंटीग्रल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है भाई, ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है मेरे पास, उनके इंटीग्रल्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे पहला, मुझे सपोज x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरा a क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर आपको किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ax। नंबर 3, मुझे मान लीजिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर हो जाता है e टू द पावर x प्लस में c। अभी फिलहाल 3 ही लिखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। फॉर्मूलाज के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। तो करना क्या है बेसिकली, ये हमारा फंक्शन है, ये इसका इंटीग्रेशन है, इसको एज इट इज लर्न कर लो। इंटीग्रेशन में आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हो जब आप फॉर्मूला लर्न कर लेते हो। देखिए दुनिया ऐसे पढ़ाती है, दुनिया को मारो गोली, लोग ऐसे पढ़ाते हैं, बताते हैं कैसे पढ़ाते हैं, बट आप इसको ऐसा समझो कि ये आपका फंक्शन है और ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। देखिए लोग इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का उल्टा है या रिवर्स प्रोसेस है। हमें उस तरीके से कुछ नहीं पढ़ना है, हम इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे जैसे हमें नए फॉर्मूले में है, तो नए फॉर्मूलों के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ एक बार कि क्या अप्रोच रहती है लोगों का। जैसे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है, साइन का डेरिवेटिव रहता है कॉस, तो उल्टा पढ़िए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो रिवर्स रिवर्स करके सिखाते हैं, तो उसमें खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, बच्चों को समझ नहीं आता। तो आप इसको डेरिवेटिव से लिंक विंक ना लगाओ, डेरिवेटिव से कहाँ लिंक करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बस सीधा सटीक बात याद रखिए, ये मेरा फंक्शन है, ये उसका इंटीग्रेशन है, बात खत्म हो गई। नए फॉर्मूलों की तरह पढ़िए, इसको कोई पीछे से लिंक लगाने की जरूरत नहीं, जहां लगाना है हम बता देंगे। ठीक है भाई, अभी हाल फिलहाल 3 फॉर्मूले पढ़े, इन 3 फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक फॉर्मूले पे काम करते हैं। हटा रहा हूं इसको। देखिए भाई, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है क्या, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए मुझे x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, ये तो x का पावर n है, अगर ये x का पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बात खत्म हो गई। तो दिस इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में c। सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है x का पावर 7 का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 8 अपॉन में 8 प्लस में c। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है x का पावर अल्फा का, तो x का पावर अल्फा का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, x अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस में c। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है x का, तो भाई x बेसिकली ये x का पावर 1 है, और x का पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है, आराम से बनेगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसमें से कुछ भी बेसिक सी बातें। कॉपी करने का वक्त आएगा, सब बताएंगे क्या कॉपी करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स का, मुझे इंटीग्रेशन करना है x 3/2 का, मुझे इंटीग्रेशन करना है x 5/2 का। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। देखो यहां से शुरू कर देते हैं भाई, मेरे पास देखो एक इंफॉर्मेशन है अभी तक, x का पावर n का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, और ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट एक्स लिखा हुआ है। तो रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं x का पावर हाफ। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ कि ये मेरा x टू द पावर n में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये x टू द पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस में c। तो इसको सॉल्व करो ऊपर, तो ये हो गया x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 है, जब इस 3/2 को मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये 2/3 हो जाएगा।
तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आया, 2/3 एक्स का पावर 3/2। इधर आ जाओ, दिस इज अगेन एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस में सी। ये बात आपने ध्यान करते हुए चलना है, जिस पल आप इंटीग्रेशन करोगे उसी पल ये इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर 5/2 हो गया, आई थिंक ये नीचे भी 5/2 हो गया, तो ऊपर हो गया x का पावर 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/5 प्लस में c। अब तो एक पैटर्न सा बन गया ये। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 7/2, यहाँ आ जाएगा 2/7 प्लस में c। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ जाए x का पावर 11/2 का, तो आई थिंक दिस इज x का पावर 13/2, 2/13 प्लस में c। एज सिंपल एज दैट, बहुत बहुत आराम से बन जाएगा, में कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भाई बेसिक सी चीज है, कॉपी करना हो कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, पर बहुत बेसिक सी चीज है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x³ का, मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x का पावर 6 का, मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x का पावर अल्फा का। बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए मेरे पास अभी हाल फिलहाल एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। वी हैव अ सिंगल फॉर्मूला x टू द पावर n। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस में c। तो भाई ये तो x टू द पावर n जैसा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो फिर दिखाओ, क्या इसको मैं x टू द पावर n में कन्वर्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। इसको लिख दिया मैंने x का पावर माइनस, पावर ऊपर चली गई तो पावर नेगेटिव हो गई। अब ये x टू द पावर n में कन्वर्ट हो चुका है, तो जैसे ही x टू द पावर n में कन्वर्ट हो चुका है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं। कैसे आएगा इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस में c। अब अगर पावर को सॉल्व किया जाए तो ये -1 हो गया, तो दिस इज x का पावर -1। आई थिंक नीचे भी -1 है प्लस में c। अच्छा ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो मैंने यहां लिख लिया, और ये x का पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं, तो दिस इज -1/x प्लस में c। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आया भाई, इंटीग्रेशन आया माइनस का 1/x प्लस में c। जीवन में दोबारा कभी नहीं निकालना, रट्टा लगा लो इस पे। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1/x। इसे फॉर्मूलों में ऐड कर देते हैं, तो 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x प्लस में c। बिल्कुल लर्न कर लो, जो जो बता रहा हूं लर्न करने के लिए उसे लर्न कर लो, बहुत बहुत काम आएगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन मैंने लर्न कर लिया, लाइफ में दोबारा कभी नहीं निकालना, माइनस का 1/x। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे लिए, एक x टू द पावर n और इसी से बनाया मैंने 1/x²। आइए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इससे पहले x टू द पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, लो कर दिया कन्वर्ट। अब इसका इंटीग्रेशन x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस में c। दिस इज x का पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस में c। फर्दर इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, ये पावर नेगेटिव है नीचे लाके पॉजिटिव कर दी। आइए भाई सिमिलरली इससे डील कर लूंगा मैं, दिस इज x का पावर -6 इंटीग्रेशन x का पावर -5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस में c। तो आंसर -1/5 x टू द पावर 5 प्लस में c। एज सिंपल एज दैट, बहुत आराम से हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको लिख दूं मैं x का पावर -α dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, तो दिस इज x का पावर -α+1 अपॉन -α+1 प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है, आराम से बन जाएगा। तो पॉज कर दीजिए वीडियो को और अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिखने लायक कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद कराया मैंने आपको, इसको एज अ फॉर्मूला लर्न कर लिया। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। ये सब करने का ना समय नहीं है अब आप लोगों के पास, बेसिक्स को सीखते चलिए, जो चीजें करनी है वो तो बता ही देंगे। इससे क्या होगा, पूरा फील आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन को, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। जो लिखना है जो करना है वो सब बताते रहेंगे हम आपको। आगे बढ़िए, देखिए भाई मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/√x का, मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x का पावर 3/2 का। तो अगेन मुझे x का पावर n पता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं। क्या इसको मैं लिख सकता हूं x के पावर n में? बिल्कुल, ये √x है, √x का मतलब हाफ पावर होती है, तो इसको लिखा जा सकता है x का पावर -½ वेरीफाई कर लो।
इसको लिखा जा सकता है x का पावर माइनस हाफ। अब ये x का पावर n बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c। अब देखिए 1 में से हाफ गया तो ऊपर x का पावर हाफ आ गया, नीचे भी तो हाफ ही बचा प्लस में c। ये जब हाफ को मल्टीप्लाई में लाओगे तो 2 हो जाएगा, और x का पावर हाफ कैन बी रिटन एज रूट एक्स। सो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आया, 2 रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आया, 2 रूट एक्स। लाइफ में दोबारा कभी नहीं निकालना, फॉर्मूला लगा लो, रट्टा लगा लो, इसका फॉर्मूला बना के रट्टा लगा लो इसको। जो जो बातें याद करने के लिए कह रहा हूं सारी बातें याद करनी है, बहुत काम आएंगी। जब काम आएंगी दुआएं दोगे। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, तो दोबारा कभी नहीं निकालना, एक बार मैंने निकाल दिया बहुत है, फॉर्मूला लर्न करो। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, इधर आ जाओ, इसको लिख दो भाई x का पावर माइनस 3/2 dx। x का पावर माइनस 3/2 dx, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस सी। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, काम खत्म कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने 3 बातें सीखी हैं। x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसी से बनाया हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में याद कर चुका हूँ, क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। फिर इसी फॉर्मूले की इस्तेमाल से मैंने ये बनाया 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, 2 रूट एक्स। ये 3 बातें क्लियर होगी। आइए अगले फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितना बढ़िया तरीके से फॉर्मूला क्लियर होगा उतना बढ़िया आपका इंटीग्रेशन होता चला जाएगा। ए क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, बस बाजू में x लगा दो, बात खत्म। a का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाजू में x लगा दो, बात खत्म। ठीक है भाई। अब ये भाई देखो, ये a के साथ में ऐसे ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखा नहीं आएगा, आपको कांस्टेंट पहचानना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है या नहीं। बड़ी दिक्कत होती है बच्चे को, बच्चा अच्छे से अच्छा काम कर देता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं पहचान पाता और गड़बड़ हो जाती है, फिर सारी गलती वो टीचर की बता देते कि सर ने तो ऐसे ही पढ़ाया था। ध्यान से सुनना, ये ऐसे पेपर में कांस्टेंट ब्रैकेट में थोड़ी लिखा आएगा, ये तो हमें पहचानना पड़ेगा कांस्टेंट क्या है। ध्यान से सुनो, देखिए भाई रिस्पेक्ट किसका चल रहा है, एक्स का। रिस्पेक्ट किसका चल रहा है, एक्स का। एक्स को छोड़ के हर चीज कांस्टेंट है, एक्स को छोड़ के हर एक चीज कांस्टेंट है। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होगा, बाजू में एक्स लगा दो, बात खत्म। जैसे कि मैंने कहा 1 2 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 2 का इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है, बाजू में एक्स लगाओ भाई। मैंने कहा 3 का इंटीग्रेशन बताओ, 3 तो कांस्टेंट है, बाजू में एक्स लगा दो। मैंने कहा 1 का इंटीग्रेशन बताओ, 1 तो कांस्टेंट है, तो एक्स लगा दो। अब बच्चा फंसता का है, मैंने कहा साइन ए का इंटीग्रेशन बताओ, तो बच्चे अपने आप मन से इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए बता देंगे। हालांकि मैंने तो अभी साइन का इंटीग्रेशन आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, बट बच्चों का दिमाग बहुत चलता है, तो ऐसा काम नहीं करना। ध्यान से सुनो, रिस्पेक्ट किसका है, एक्स का, और साइन के एंगल में क्या लिखा हुआ है, ए तो कांस्टेंट है। तो अगर ए कांस्टेंट है तो ए का साइन भी तो कांस्टेंट होगा। अब बच्चे यहां फंस जाते हैं कि सर साइन कैसे कांस्टेंट होता है। अबे साइन से कांस्टेंट वेरिएबल का पता थोड़ी पड़ता है, उसके एंगल से पता लगता है। अब एक मुझे बात बताओ, क्या π/3 कांस्टेंट है, डेफिनेटली इट इज अ कांस्टेंट। अगर π/3 कांस्टेंट है तो आप π/3 पे साइन अप्लाई करो, तो दिस इज साइन π/3, और साइन π/3 का वैल्यू तो √3/2 होता है, विच इज अगेन अ कांस्टेंट। तो अगर कोई नंबर कांस्टेंट है तो उस पर साइन लगाओ, tan लगाओ, cos लगाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, वो कांस्टेंट ही होगा। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। आसान भाषा में समझें, क्या इस टर्म में आपको कहीं x दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो फिर ये कांस्टेंट है। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, बाजू में x लगाओ बस। ठीक है। अब मान लो आपसे कहा जाए कि π/2 का इंटीग्रेशन कर दो, अरे π/2 तो कांस्टेंट है, बाजू में x लगाओ, बात खत्म होगी। ठीक है, देखते रहो ध्यान से। अगर हमसे कहा जाए कि a+b² का इंटीग्रेशन कर दो, ये तो पूरा कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन तो और आसान हो गया ना। तो दिस इज a+b², बाजू में x लगाओ, प्लस में c, बात खत्म हो गई। तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बनेगा, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। तो ये 4 बातें बताई, जितनी बातें सारी सीखी उन सबको मिला के एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे जो हमने सीखा सब कुछ पता भी लग जाए कि हमने सब कुछ सही सीखा भी है या नहीं, काम आ भी रहा है या नहीं।
तो एक बार देख लेते हैं, एक सिंगल प्रॉब्लम करा रहा हूँ, प्रॉब्लम कॉपी कोई नहीं करेगा। x का पावर 11 प्लस x का पावर 9 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आइए देखते हैं, एकदम से शुरू कर देते हैं। तो दिस इज x का पावर n, x का पावर n का इंटीग्रेशन x12 अपॉन 12 प्लस ये तो x का पावर 9 है तो इंटीग्रेशन x10 अपॉन 10 माइनस ये तो x का पावर 3 है इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4। अरे ये क्या है भाई, ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मैंने याद किया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, बट एक माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 अपॉन रूट एक्स। सो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब आप अपने अपने मनों में सोचिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने अपने मनों में सोचिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कुछ जनता ये सोच रही होगी a का पावर b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1, सरासर गलत है ये। इस टर्म में कहीं आपको x दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर इस टर्म में कहीं x नहीं है तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ में x लग जाएगा बस, प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है, आराम से बना सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, मैंने तो क्या ही बताया आपको, एकदम इजीली किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और देखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझ में आ गई, यही बहुत है। देखिए मुझे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो बेसिकली x का पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस में। कैसे, ये x का पावर n है, इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये भी तो x का पावर n है, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाजू में x लगा दो, तो 1 के बाजू में x लगाया तो x ही आएगा, n प्लस में c। एज सिंपल एज दैट, बहुत आराम से बनता है। कुछ बातें हैं छोटी छोटी, इन सब पे टाइम नहीं लगा सकते, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो भाई जरा ध्यान से, देखो जैसे डेरिवेटिव में भी करते थे, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 का। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ते कभी भी। 2 क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को कभी नहीं छेड़ते, बाजू वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, x के पावर 1 का। x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साथ में x लग जाएगा प्लस में c। इससे ये कैंसिल हो गया। इसको समझने का एक नजरिया और, इसको समझने का एक नजरिया और वो बता देता हूं, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो मुझे x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो दिस इज x का पावर 1, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या लिखा है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और साथ में लग जाएगा c। बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस है ना, इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया जा सकता है, प्लस में ही हो जाता है, इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया जा सकता है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, x dx प्लस में 1 dx, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, प्लस में माइनस में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर दिया। अब ये तो x है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। बात समझ में आ रही है। हमने डायरेक्ट किया था तब भी यही आंसर आया, हमने तोड़ के किया तब भी यही आंसर आया। आपको सर तोड़ के करने का क्या फायदा, कई बार तोड़ने में बड़ा बेनिफिट होता है, बाद में कभी आएगा तो दिखाएंगे। अब ये क्यों बताया मैंने, ध्यान से सुनो। अच्छा, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो एक कांस्टेंट c इसके साथ लगेगा, जब आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो एक कांस्टेंट इसके साथ लगेगा। चलिए वो बात को भी क्लियर कर देता हूं अभी। मान लो मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में एक कांस्टेंट लगना चाहिए था, c1 मान लिया, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है ना। 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आ गया, साथ में एक कांस्टेंट लगना चाहिए था, तो c2 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस c1 प्लस c2। देखिए c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को जोड़ोगे तो फिर से कांस्टेंट बनेगा, तो इस पूरे कांस्टेंट को मैंने c मान लिया। तो कांस्टेंट से घबराने वाली बात नहीं होती, कांस्टेंट सब मैनेज हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है,
अब मैं बता रहा हूं तोड़ने का क्या बेनिफिट, आप ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है 3x का। 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो, ये बेनिफिट होता है। जैसे लिमिट्स में करते थे ना 11th क्लास में कि कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ले आते थे, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ला सकते हो, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो। तो 3 बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या रह गया x dx। अब इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। अब आपको मेरा ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। प्लस लिखा हुआ है, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करता हूं दो हिस्सों में, ऐसा हो जाएगा। अब ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये क्या लिखा है, x का पावर 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में c। 2 से 2 कटेगा। तो अब आप सोच रहे हो हुआ क्या, देखिए आप हुआ क्या, इस 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 तो एज इट इज साथ साथ चलता रहा, बस इंटीग्रेशन हुआ किसका, बाजू वाले का। तो मैंने वही बात बताई थी कि कभी भी ऐसा लिखा आ जाए तो आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे सोचिए ये तो कांस्टेंट है, छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि ये 2 तो एज इट इज चलता रहा ना मेरा साथ में। बाजू वाले का इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3। पीछे क्या लिखा हुआ है 3, 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी एक्सरसाइज है, आराम से किया जा सकता है। आइए कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि ये एकदम मास्टर हो जाए हमारा। जैसे पहला प्रॉब्लम मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 5, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 2 को तो छेड़ने का नहीं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, माइनस 3 को तो छेड़ना नहीं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करूंगा जो कि होगा एक्स 4 बाय 4, प्लस 4 को तो छेड़ना नहीं, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करूंगा, बाजू में क्या लिखा है एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, साथ में एक्स लग जाता है, बात खत्म। और देखते हैं, मुझे इंटीग्रेशन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। करिए, ए को तो छेड़ना नहीं, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब बाय 3। बी को तो छेड़ना नहीं, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर बाय 2। सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साथ में एक्स लग जाएगा, एंड प्लस सी। अब ये सी और ये सी डिफरेंट है, कैपिटल सी होता है, स्मॉल सी है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। मुझे इंटीग्रेशन करना है 3 रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स dx। 3 को तो छेड़ना नहीं है, बाजू वाले का इंटीग्रेशन। अब देखो रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैं तुम्हें करना सिखाया, ये पैटर्न बन जाएगा, याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। रूट एक्स बेसिकली एक्स का पावर हाफ है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 किया तो ऊपर कितना आ गया 2 बाय 3, सॉरी 3 बाय 2। हाफ प्लस 1 किया तो ऊपर कितना आ गया 3 बाय 2, नीचे भी तो 3 बाय 2 है, तो x का पावर 3 बाय 2, नीचे भी 3 बाय 2। जब नीचे वाले 3 बाय 2 को मल्टीप्लाई में लाओगे तो 2 बाय 3 आ जाएगा। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाय 3 एक्स का पावर 3 बाय 2 माइनस, ये तो 1 अपॉन रूट एक्स है, फॉर्मूला लर्न कर रखा है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरा 2 रूट एक्स प्लस में सी। आई थिंक 3 से 3 गया एंड रिमेनिंग हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक सी बात है। तो भाई आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ में, कोई पॉइंट मिस हो गया या मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, तो आप प्लीज़ नीचे लिख के बताइए, मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, और जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा उस क्लास में पहले मैं वो सारी चीज़ें ही कवर करूंगा। देखिए जो मैं क्लास दे रहा हूँ आपको आज, जो अभी क्लास चल रही है, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। ये उस बच्चे के लिए भी क्लास है जिसे इंटीग्रेशन में कुछ नहीं आता, मैं उस पर्सपेक्टिव से ये पढ़ा रहा हूँ। तो सारे बेसिक समझ में आ जाएंगे, फिर एकदम तेज़ी से हो जाएगा ये चैप्टर। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस पक्का कीजिए, समझिए क्या हो रहा है, और जिन जिन प्रॉब्लम्स में दिक्कत है वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ तक आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बहुत मेजर चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत मेजर चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
अलाउड नहीं होता। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई में तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो आप वहां पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर क्या पागल बना रहे हो, क्वेश्चन तो दिए होते हैं, बुक में भी दिए होते हैं, डिवाइड पे भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में भी क्वेश्चन है, तो ये क्या कह रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस फॉर्म में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता। देखिए इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यही खूबसूरती समझ लो, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझ लो इसका, कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कर दोगे, अगर आपको नहीं आता तो आप हिला भी नहीं पाओगे। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता इंटीग्रेशन, आपका देखते ही पता लग जाएगा होगा कि नहीं होगा। इधर आ जाओ, मतलब इस फॉर्म में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस फॉर्म में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इंटीग्रेशन कर सकते हो जिन चीज़ों के बारे में आप पहले से जानते हो। तो अब क्या होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में सवाल आया, अगर डिवीजन में सवाल आया तो फिर उसे कैसे करेंगे। तो जब भी पेपर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस सिचुएशन को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई का सवाल है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा तो हम सोचेंगे कि फिर क्या हो रहा है। मतलब अगर मल्टीप्लाई का सवाल है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अदरवाइज हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब अगर डिवाइड का प्रॉब्लम है तो डिवाइड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो वो डिवाइड हो रहा होगा, पहली चीज, डिवाइड नहीं होगा तो फैक्टर बन रहे होंगे, फैक्टर नहीं बनेगा तो कुछ कॉमन आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा तो रेशनलाइज हो रहा होगा। मतलब डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला या फिर रेशनलाइज, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो फिर सोचेंगे, पहले तो ये सब देख लेते हैं ना। तो जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएगा तो उस फॉर्म में मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, उस फॉर्म को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करूंगा, मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम है तो शायद मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड का प्रॉब्लम है तो डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला या फिर रैशनलाइज, कुछ ना कुछ उसमें से हो ही रहा होगा। जिस दिन ये सब नहीं हो रहे होंगे उस दिन हम सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मनों में कोई भी सवाल हो ना, पूछने से पहले क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल शांति से धीरज रख के बैठिए। पहला सवाल, अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में तो आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इस सिचुएशन को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करूंगा, क्या ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, करिए मल्टीप्लाई। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हुआ, पहला वाला टर्म बन गया एक्स क्यूब और दूसरे वाला टर्म बन गया आपका एक्स स्क्वायर। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई करा ये दोनों मेरी नोन फॉर्म्स बन गई, ये भी एक्स का पावर एन बन गया, ये भी एक्स का पावर एन बन गया। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आ गया, अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं ना इसको, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इस फॉर्म में तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ, जब ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 1, जब ये रूट एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया -1। जब ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट एक्स, जब ये 1 बाय रूट एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो -1। अब जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरी नॉन फॉर्म बन गई, रूट एक्स, ये तो एक्स का पावर है, इसका इंटीग्रेशन तो हम बार बार कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2 2/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में सी। और देखिए देखो जो आपके मन में सवाल है जवाब देता हूं उसका मैं अभी। ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल दो। जैसे ब्रैकेट खोला, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। अब बच्चे के मन में सवाल आता है, सर ऐसे तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे ना भाई, इधर आओ, मैंने लिख दिया x sin x, ये मल्टीप्लिकेशन है, इस फॉर्म में डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते और इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। और कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ है ना, x sin x से और कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अब तो नहीं कर पाओगे, अब तो मल्टीप्लिकेशन अवॉइड नहीं हो रही, तो मतलब साधारण तरीके से तो नहीं होगा ना, समय लगेगा पहुंचेंगे यहाँ तक कैसे करते हैं, मैक्सिमम लोग तो जानते हैं कैसे होगा, बट समय लगेगा। तो मैं उस बात का जवाब दिया है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा मुंह उठा के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और कैसे करोगे, हुआ तो बड़ा है मल्टीप्लाई, इससे ज्यादा क्या ही मल्टीप्लाई करोगे, और इससे ज्यादा हम टैकल भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, अभी आज की डेट में इसे सॉल्व करने का मेथड नहीं है, बट आने वाले दिनों में बता देंगे। तो मेरे कहने का मतलब
बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलना है, एकदम प्रोसेस वाइज चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इसे अवॉइड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ब्रैकेट खोल दीजिए। जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, इधर पावर 2 है और इस रूट एक्स पे पावर हाफ है, तो 2 में हाफ जोड़ा तो x का पावर 5/2 हो गया ना भाई। 2 में हाफ जोड़ा तो x का पावर, ऐसे कर लो ना, 2 प्लस हाफ तो 5/2 हो गया। ये 1 है, ये हाफ है, 1 में हाफ जोड़ा तो ये x का पावर 3/2 हो गया, और जब इस रूट एक्स को 1 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे रूट एक्स ही मिला। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, दिस इज x टू द पावर n। इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n+1 और ये 2/7 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो, x का पावर 5/2 और ये 2/5 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये रूट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हुआ x का पावर 3/2 और ये 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस में c। एज सिंपल एज दैट, बहुत आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट था, अब डिवीजन की बारी। पहला सवाल, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये डिवीजन है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसे मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करूंगा, सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि मैं डिवाइड तो नहीं कर पा रहा इसको, कहीं कहीं डिवाइड तो पॉसिबल नहीं। डिवाइड का मतलब क्या है, इसको सेपरेट कर दो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। कर सकते हैं कि नहीं, देखिए। तो एक बार जब इस x को मैंने x³ के नीचे लिखा तो क्या मिला मुझे, x²। जब इस x को मैंने x² के नीचे लिखा तो मुझे क्या मिला, x। जब इस x को मैंने x के नीचे लिखा तो मुझे क्या मिला, 1। लीजिए, कमाल हो गया ये तो हमारा नोन फॉर्म बन गया। तो पहला वाला x² है, इंटीग्रेशन हो गया x³/3। अगला x का पावर 1 है, इंटीग्रेशन हो गया x²/2। उससे अगला 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस में c। बिल्कुल सिंपल, आराम से बनेगा। आ जाओ अगला। ये तो भाई डिवीजन है, इस फॉर्म में तो आप नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहला काम डिवाइड करके देख लो। एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। आइए कर देते हैं। जब ये इसके नीचे गया, मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूं। बेसिकली ये रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ है, और आप लोगों को पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, डिवाइड में पावर लेस हो जाती है ना। ये पढ़ा होगा ना, कहीं लिख देते हैं यार, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, दिस इज a का पावर m माइनस n, तो पावर लेस हो जाती है। तो 2 में से हाफ गया तो 3/2 हो गया। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये x का पावर 3/2 प्लस, ऊपर x का पावर 1 है, नीचे x का पावर हाफ है, तो 1 में से हाफ पावर गई तो यहाँ x का पावर हाफ, और जब ये 1 के नीचे गया तो दिस इज 1/√x dx। सबका इंटीग्रेशन में जानता हूँ, x का पावर 3/2, इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 5/2 2/5 प्लस x का पावर हाफ, इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/2 2/3 प्लस ये तो 1/√x है, बार बार आएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2√x। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा मैं सिंपली 2√x प्लस में c। बिल्कुल सिंपल, बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं। देखिए भी अगला सवाल। देखिए, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, जिस तरीके से बता रहा हूं तरीके से चलना है। अब ये डिवीजन है, देखो हमें बिल्कुल पहले स्टेप से, पहले कदम से आगे बढ़ेंगे। ये डिवाइड वाला सवाल है, इस फॉर्म में तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो डिवीजन को अवॉइड करना है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, मैं डिवाइड करने की सोचता हूं। तो अगर मैं स्प्लिट करूं, इधर और इधर लिख के देखूं, मैं लिख के दिखाऊंगा बिल्कुल, हालांकि आप लोग जान गए हो क्या करना है, बट नहीं, हमें तो प्रोसेस से चलना है। अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो कोई बेनिफिट ही नहीं है अलग अलग करके लिखने का, कुछ तो हासिल नहीं हो रहा। मतलब डिवाइड करके मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा डिवाइड वाला पैंतरा फेल हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा, कॉमन तो नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। तो आप देखो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है, या कह सकते हो ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है। तो ऊपर वाले के फैक्टर बन गए, इसको लिख सकता हूं मैं x + 2 x - 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आपका x - 2। इसका बेनिफिट क्या हुआ, x - 2 से x - 2 आपका रिमूव हो गया। So we left with x + 2 only। अब आई थिंक दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c। एज सिंपल एज दैट। देखो पिछले क्वेश्चन में डिवाइड नहीं हो रहा था, फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे।
पिछलों में डिवाइड हो रहा था बट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक एक चीज़ करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल चलना पहली चीज़ सही है, पहले डिवाइड के बारे में सोचना है, फैक्टर, कॉमन फॉर्मूला, रैशनल, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। ये एक प्रोसेस है, जब इस प्रोसेस से आपका दिमाग गुजरेगा तो ये सारी प्रोसेस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और क्वेश्चन देखते ही स्ट्रक करा करेगा कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई, जो नोट करने वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं खुद से मार्क कर दूंगा, मुझे खुद पता है। अगेन देखो, कहने की जरूरत नहीं, फैक्टर बनेंगे ऊपर वाले के, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9। फैक्टर बना के तो कोई बात नहीं बनी, बेनिफिट भी नहीं हुआ। बेनिफिट हुआ है, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। देखो एक और बार फॉर्मूले का स्कोप है, एक बार फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। आई थिंक x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 dx। अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, तो ब्रैकेट खोल दो, खोल दिया ब्रैकेट। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27 dx। अब तो कोई भी इंटीग्रेट कर देगा इसको। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 3/3, 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 27 का इंटीग्रेशन 27x प्लस में c, लीजिए भाई 3 से 3 कटा और रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, बहुत आराम से बनता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं हटा रहा हूँ, बढ़िया सवाल था ये। मैं नंबरिंग भूल गया हूँ भाई क्वेश्चंस की। देखो भाई डिवीजन है, डिवाइड तो होने का, सेपरेट स्प्लिट करके तो कोई फायदा नहीं है। जब डिवाइड नहीं हो तो फैक्टर, कॉमन फॉर्मूला, रैशनलाइज कुछ तो सोच ही सकते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर बनाने की ही कोशिश कर लो, बनते हैं मेरे हिसाब से। इस पोर्शन को देखो, इसमें से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वी लेफ्ट विद एक्स प्लस 1। अब इस पोर्शन को देखो, इसमें से आपका 1 कॉमन आ जाएगा तो वी लेफ्ट विद एक्स प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर को देखो, पूरे में से एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना है एक्स प्लस 1। अरे बेनिफिट क्या हुआ, दिख तो रहा है बेनिफिट, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हर एक बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इजीली कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा प्रोसेस कैसे चला, पहले 2 प्रॉब्लम में इजीली डिवाइड हो रहा था, फिर डिवाइड होना बंद हो गया, फिर फॉर्मूला लग रहा था, फिर फॉर्मूला लगना बंद हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं, तो आगे फैक्टर बनने बंद हो जाएंगे, फिर शायद कहीं रैशनलाइज हो रहा होगा। मतलब डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रैशनलाइज, अभी तो डायरेक्ट ये सारी चीजें होती रहेंगी, फिर एक दिन होगा ये सारी चीजें होनी बंद हो जाएंगी, तो फिर एक नए टॉपिक का जन्म हो जाएगा। बट हमें चलना बिल्कुल स्टार्टिंग से सोच के है, बिल्कुल बेसिक से चलना है कि भाई क्वेश्चन दिखा मुझे डिवीजन में क्वेश्चन है, तो पहले मैंने सोचा डिवाइड तो नहीं हो रहा, चलो फिर फॉर्मूला बना के देख लेते हैं, फैक्टर बना के देख लेते हैं, कॉमन लेके देख लेते हैं, रेशनलाइज करके देख लेते हैं। जब कुछ नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा। तो इससे क्या होता है कि एक प्रोसेस से मेरा दिमाग गुजरता है, तो जब इतनी सारी प्रोसेस को मैं इतनी बार करूंगा तो मेरे दिमाग में वो सारी प्रोसेस फिट हो जाएगी। तो जब मैं प्रॉब्लम देखूंगा इंटीग्रेशन का, तो प्रॉब्लम एकदम से स्ट्रक हो जाएगा कि कैसे करना है। तो बेसिक सी चीज़ है, आराम से हो जाएगा। तो भी देखो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, थोड़ा लंबा सेशन था, बहुत बेसिक सेशन था उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंटीग्रेशन बढ़िया से आता है, लेकिन फिर भी इस तरह के सेशन की जरूरत होती है क्योंकि सारी चीजें ब्रशअप हो जाती है। तो भी मेरे को 1-2 क्लासेस ऐसी लेनी जिसमें पूरा बेसिक्स में आप लोगों का एकदम क्लियर करा दूंगा, एंड आफ्टर दैट बिल्कुल रेल बना देंगे टॉपिक की, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी कवर हो जाएगा। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जुड़े रहिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों को करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी बात, कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले उन सभी बातों पे बात करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स पे, जो आप लोगों की शिकायतें हैं, जो चीज़ें आप लोगों के डाउट्स हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।